चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो इस चैप्टर को अपन लोग एनसीईआरटी की लाइन से लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट में कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, तो अपन सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक फूल के बारे में कुछ डिटेल दी हुई है। तो उन सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पुष्प का एक अंडाशय, बाह्य दल, तंतु, परागकोश, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा पंखुड़ी, वर्तिका और वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो इसके अलावा एनसीईआरटी को आगे पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तो उसके लिए तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि पुष्पों की कृषि को, यानी कि जो पुष्पों की जो खेती होती है उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पुष्पों की जो कृषि होती है उसे बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। उससे पहले उसमें निषेचन पूर्व घटनाएं भी होती है। तो पुष्प विकसित हो रहे, पुष्प विकसित यानी कि फ्लावर जो होता है वो विकसित होने से पहले उसमें बहुत सारे जो परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी रिएक्शन होती है। तो उसमें होता है जैसे कि हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत हो जाती है पहले ही, यानी कि एक पुष्प के निर्माण के पहले उनमें हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुष्प आद्यक यानी कि फ्लोरल प्राइमोडियम का निर्माण होता है। यानी कि जो इसमें लिखा हुआ उसका मतलब है कि पुष्प जो विकसित होने से पहले ही उसमें हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुष्प आद्यक यानी कि फ्लोरल प्राइमोडियम का निर्माण होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दी हुई है। तो उसमें जैसे कि एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर, जो एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर होता है उसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। यानी एक पुंकेसर होता है उसे दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। इसके ऊपरी भाग को बोलते हैं परागकोश और इसके निचले यानी मध्य भाग को बोलते हैं डंठल, तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालित होता है। द्विपालित संरचना परागकोश कहलाता है। यानी कि एक परागकोश होता है वो द्विपालित संरचना में पाया जाता है, जो कि डंठल होता है इसके सबसे ऊपरी सिरे पे होता है, ऊपरी छोर पर। तो उस पर जो द्विपालित संरचना होती है उसे बोलते हैं परागकोश। तो इसमें कुछ और भी नीचे लाइनें दी हुई है परागकोश के बारे में, तो वह सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ते हैं। तो अंतिम सिरा द्विपालित संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या प्रत्येक पादप में अलग अलग होती है। पुंकेसरों की लंबाई संख्या प्रत्येक पादप में अलग अलग होती है। एक आवृतबीजी परागकोश, यानी कि एक आवृतबीजी जो परागकोश होता है वो द्विपालित संरचना में होता है। वो प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। एक अनुलंब खांच प्रवारक कोष्ठ दो भागों में अलग करते हुए लंबवत गुजरता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इसका परागकोश का एक 3D डायग्राम दिया हुआ है। ये 3D डायग्राम दिया हुआ है परागकोश का। तो इसमें जो द्विपालित संरचना होती है उन पालियों को जो अलग करती है उसे बोलते हैं, जो लाइन अलग करती है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ डेhiscence। और यहाँ पे कुछ परागकण दिए हुए हैं और ये परागकोश है हमारा। ये इसका 3D डायग्राम है परागकोश का, तो इसे भी एक बार देख लेना है। इसके बाद नीचे कुछ लाइनें दी हुई है तो उन्हें पढ़ते हैं। परागकोश एक चार दिशीय संरचना होती है, यानी कि परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। यानी परागकोश में चार कोने पाए जाते हैं और चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, यानी चारों कोनों पर भी लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। यानी कि प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानियाँ होती है। वो लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी यानी पोलन से एक बन जाती है। यानी कि जो लघु बीजाणुधानी होती है वो आगे जो विकसित होकर के एक परागपुटी का निर्माण करती है, और उस परागपुटी में अनेक सारे परागकण भरे होते हैं। यानी कि न जाने कितने ही परागकण, हजारों में लाखों की संख्या में परागकण भरे होते हैं एक परागपुटी के अंदर। यह अनुलंब एक परागकोश की लंबाई तक विस्तृत होती है। यानी कि एक अनुलंब एक परागकोश की लंबाई तक विस्तृत होती है। कौन? परागपुटी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी
एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में गोलाई में प्रकट होती है। यानी कि एक लघु बीजाणुधानी होती है, वो गोल स्ट्रक्चर में होती है, एक सर्कल टाइप होती है। तो सामान्यतः चार भित्तियों से आवृत होती है। यानी कि एक लघु बीजाणुधानी होती है, उसमें 4 परतें पाई जाती है। उसमें होती है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, एंडोस्थीसियम यानी अंतस्थीसियम, मध्य परत, टेपिटम। और ये तीनों जो बाहर की जो 3 परतें होती है टेपिटम को छोड़ के, ये तीनों परतें परागकोश के संरक्षण एवं स्फुटन में हेल्प करती है। यानी कि परागकोश की सेफ्टी भी करेगी और उसको फटने के लिए फटने के लिए भी हेल्प करेगी। तो इसलिए बाहर की जो 3 परतें होती है, ये तीनों की तीनों परतें परागकोश के संरक्षण एवं स्फुटन में हेल्प करेगी। इसके सबसे आंतरिक परत जो होती है वो होती है टेपिटम। और टेपिटम क्या करती है? टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। यानी कि जो परागकण जो विकसित हो रहे होते हैं उन परागकणों को पोषण प्रदान करेगी। कौन? टेपिटम। टेपिटम की कोशिकाएं, जो टेपिटम की जो सेल होती है वो सघन जीवद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से भरी होती है। यानी कि टेपिटम की जो सेल होती है वो साइटोप्लाज्म से भरी होती है एकदम। तो सामान्यतः एक से अधिक, यानी कि जो टेपिटम की जो एक सेल होती है उस एक सेल के अंदर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। यानी कि जो टेपिटम की सेल होती है उस एक सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो ये चीज़ अपन लोगों को याद रखनी है कि जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो बहुकेंद्रकीय होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं, जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो बहुकेंद्रकीय होती है जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है। यानी कि जब एक परागकोश होता है जब वो पूरा परिपक्व नहीं होता है तब उसमें सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का एक समूह मिलता है। यानी कि एक सजातीय कोशिकाओं का एक घना समूह मिलता है जिसे बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक। तो घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह मिलता है जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। यानी कि जो बीजाणुजन ऊतक होता है वो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में होएगा, यानी कि एकदम सेंटर में होएगा लघु बीजाणुधानी के। कौन? लघु बीजाणुजन ऊतक। इसके बाद हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुजनन। लघु बीजाणुजनन बेसिकली होता क्या है कि जो परागमात्र कोशिका होती है, वो परागमात्र कोशिका आगे अर्धसूत्री विभाजन, जो परागमात्र कोशिका होती है वो आगे विभाजन करती है। जो एक परागमात्र कोशिका होती है वो आगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है ऐसे कि लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, जो एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। तो जब एक परागमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारे लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है तो उसे बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। इसमें बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती है और एक चतुष्टयन बनाती है। जो चतुष्टयन की जो कोशिकाओं की जो सूत्रिता होती है वो होती है अगुणित। इसके अलावा कुछ आगे की लाइनें हैं जिन्हें हम कंटिन्यूसली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं में समूह में व्यवस्थित होता है, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। यानी कि जो एक लघु बीजाणु होता है वो 4 कोशिकाओं के समूह में होता है, तो उसे बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। यानी कि एक लघु बीजाणु चतुष्क में 4 परागकण रहेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि एक लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर 4 परागकण पाए जाएंगे। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है परागकण का, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो डायग्राम लिए जाते हैं वो चीज़ें दी हुई है। तो वो इमेजेस हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजारों लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन में भी हेल्प करते हैं। तो परागकण जो परागकोश के स्फुटन में भी हेल्प करते हैं। जब परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, जिससे परागकोश के स्फुटन में भी हेल्प मिलती है। और इसके अलावा परागकोश के स्फुटन और संरक्षण में तो वो बाकी की 3 परतें, जो बाहर की जो 3 परतें होती है वो भी हेल्प करती है, बट उसमें टेपिटम हेल्प नहीं करेगी। ये चीज़ अपन लोगों को याद रखनी है। तो परागकण जो होता है, परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करेगा। जो नर का जो एक परागकण होता है वो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करेगा। यदि आप
इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो हमारे किसी काम की नहीं है बाकी की, तो हम थोड़ा आगे से स्टार्ट करते हैं। इसको जो हाईलाइटेड है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो परागकण परागकण सामान्यतः गोलाकार यानी गोली होते हैं, यानी कि परागकण जो होते हैं वो गोले होते हैं। परागकण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गोले होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। यानी कि एक परागकण का जो व्यास होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति होती है, उसे बाह्यचोल कहते हैं। जो परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है उसे बोलते हैं बाह्यचोल। बाह्यचोल जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन जो कि प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो एक प्रतिरोधी कार्बनिक सामग्री होती है। ये उच्च ताप, सुदृढ़ अम्ल, क्षार से इसको कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर इसके ऊपर अगर कितना ही टेम्परेचर हो, कितना कैसा ही एसिड हो, बेस हो, कुछ भी हो, इसके ऊपर किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं होगा। जब बल्कि जो पादप होते हैं उन पादपों का जो सबसे जो जीवाश्म मिलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी पुराने जीवाश्म अगर किसी के मिलेंगे तो वो मिलेंगे स्पोरोपोलेनिन के, जो परागकण के ऊपर की लेयर होती है जिसे बोलते हैं बाह्यचोल। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, उन्हें जननछिद्र कहते हैं। यानी कि परागकण का जो बाह्यचोल होता है उस बाह्यचोल में कुछ छेद भी होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग जननछिद्र, जहाँ से स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। यानी कि उस जगह पे जननछिद्र के वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित रहेगा, वहाँ पे एब्सेंट रहेगा, वहाँ पे यानी कि स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाएगा जननछिद्र की जगह पे। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले देख ली थी, तो इसके आगे देखना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। यानी कि परागकोश की जो आंतरिक भित्ति होती है जिसे हम अंतःचोल बोलते हैं, ये पतली होती है तथा सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जो अंतःचोल जो होता है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। परागकण का जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म में एक प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। यानी परागकण का जो जीवद्रव्य होता है जो एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। एक परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं होती है। पहली कोशिका होती है कायिक कोशिका और दूसरी होती है जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका ऑब्वियसली बड़ी होती है और जनन कोशिका छोटी होती है। तो ये चीज़ें अपन लोगों को याद रखनी है जो यहाँ पे दी है। कायिक कोशिका बड़ी होती है तथा इसमें प्रचुर मात्रा में भंडार, खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। यानी कायिक कोशिका होती है जो उसमें खाने के लिए मतलब बहुत सारा भंडार होता है, मतलब खाद्य भंडार होता है। इसके अलावा विशाल अनियमित आकृति का केंद्र होता है, मतलब उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अनियमित आकृति का होता है। यानी कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो अनियमित आकृति का होता है। जनन कोशिका छोटी होती है, जो जनन कोशिका होती है वो छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती है। जो कायिक कोशिका का जो जीवद्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, उसमें जनन कोशिका तैरती रहती है, इसलिए जनन कोशिका छोटी होती है तो उसमें तैरती रहती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो दी हुई है जनन कोशिका के बारे में, यह तर्को आकृति की होती है। जो जनन कोशिका होती है वो तर्को आकृति की घने जीवद्रव्य में एक केंद्रक वाला है। क्या लिखा हुआ है? यह तर्को आकृति घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला है। कौन? जनन कोशिका एक केंद्रक वाली है। जनन कोशिका एक केंद्र की है। 1 मिनट। तो यह तर्को आकृति घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला होता है। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है कि 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण 2 कोश के चरण में झड़ते हैं। यानी जो 60% से ज़्यादा पादप होते हैं, जो आवृतबीजी जो पादप होते हैं, 60% से ज़्यादा पादप होते हैं, उनमें परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं। जबकि शेष प्रजातियों में जनन यानी जो 40% जो प्लांट्स बचे हैं आवृतबीजी, उनमें शेष प्रजातियों में समसूत्री विभाजन के द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरण यानी 3 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं और 2 नर युग्मक बना लेते हैं। यानी कि उनमें 2 नर युग्मक बन जाते हैं। अनेक प्रजातियों में परागकण कुछ लोगों
में गंभीर एलर्जी एवं वेदना उत्पन्न करते हैं। यानी कि बहुत सारी जो प्रजातियाँ होती हैं पादपों की, उनमें से बहुत सारी प्रजातियों के जो परागकण होते हैं वो एलर्जी और श्वसन से संबंधित जो डिसीज़ होती है और एलर्जी वगैरह उत्पन्न करते हैं। कभी कभी चिकित्सीय श्वसन विकार जैसे कि दमा, श्वसनी शोथ आदि डिसीज़ भी उससे हो जाती है। भारत में जो फर्स्ट टाइम जो एलर्जी वाली जो कोई डिसीज़ हुई थी वो हुई थी पार्थेनियम घास से, जो कि भारत में आयाती गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास यानी पार्थेनियम, जिसे हम गाजर घास भी बोलते हैं और कांग्रेस घास भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार होती थी तो उस टाइम पे आई थी ये। उपस्थिति सर्वव्यापी हो गई है। जो परागकण एलर्जी कारक है भारत में आयाती गेहूं के साथ तो ये आई थी। इसके अलावा इसका नाम था पार्थेनियम, जो गाजर घास थी। परागकण पोषक में भरपूर होते हैं, यानी कि जो परागकण होता है उनमें भरपूर पोषण होता है। हाल ही के वर्षों में जो कुछ साल हुए हैं, इनमें कुछ सालों पहले इनकी टेबलेट्स वगैरह बनाई जाने लगी है, क्योंकि ये इनमें भरपूर पोषक पदार्थ होते हैं परागकण के अंदर। और पश्चिमी देशों में तो इनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, जिनको गोलियों के और सिरप के रूप में भी यूज़ में लिया जाता है, जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पराग खपत का यह दावा है कि खिलाड़ियों में एवं धावकों की कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। यानी कि जो परागकण होता है वो खिलाड़ी, धावक जो अश्व होते हैं, यानी जो दौड़ने वाले जो रेसिंग घोड़े होते हैं, वो उनकी कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। और भले एथलीट हो या धावक घोड़े हो, ये चीज़ इन लोगों को परागकण की टेबलेट दी जाती है ताकि इन लोगों के अंदर एनर्जी जल्दी आती है उससे। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं परागकण के अंदर। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। और यहाँ पे पोलन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट भी दिए हुए हैं। ये पोलन की एक टेबलेट है। और इसके अलावा यहाँ पे हम पढ़े तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो परागकण जब एक बार जड़ते हैं तो ये अपनी अंकुरण क्षमता से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहाँ आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। यानी कि परागकण अगर टाइम पर नहीं गिरे तो उनकी निषेचन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हर पोलन की जो निषेचन क्षमता होती है वो उनका टाइम पीरियड, सारे पोलन यानी सारे परागकण का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान, आर्द्रता पर भी निर्भर करते हैं। यानी कि परागकण की जो निषेचन की क्षमता होती है वो विद्यमान तापमान, आर्द्रता पर भी डिपेंड करते हैं। कुछ अनाजों जैसे कि धान, गेहूं के परागकण जो होते हैं, गेहूं और धान के जो परागकण होती है उनकी जीवन क्षमता बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो उनकी जीवन क्षमता होती है लगभग 30 मिनट में खो देते हैं। जब गुलाब व्रत जिसे बोलते हैं रोजेसी, लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी, तो ये दिया हुआ है, इसको ध्यान से याद रखना। गुलाब व्रत यानी रोजेसी, लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों के परागकण की जीवन क्षमता होती है कुछ महीनों तक की होती है। यानी कि जो कुछ परागकण होते हैं जैसे ही रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनके परागकणों की जीवन क्षमता कुछ महीनों तक की होती है। जबकि कुछ कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य और शुक्राणु का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को, यानी कि जो परागकण जो बैंक होती है, यानी कि परागकणों को भी अपन लोग स्टोर करके रख सकते हैं चाहे कितने साल तक। तो उसके लिए हमें बहुत सारे प्रजातियों के परागकणों को द्रवित नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, यानी कि द्रवित नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करके रख सकते हैं। किसको? परागकणों को। तो जिस प्रकार से स्पर्म बैंक होती है वैसे ही पोलन बैंक भी होती है। तो वहाँ पे पोलन को जमा करके रखा जाता है -196 डिग्री टेम्परेचर पे और द्रवित नाइट्रोजन में। ये चीज़ भी अपन लोगों को याद रखनी है। तो इसके अलावा हम कुछ